हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में, ठीक है, या अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, है ना, हमने पढ़ा था इससे पहले समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उस प्रतिबिंब की विशेषताएं। और उसमें हमने एक बात यहाँ ध्यान में रखी थी कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो ठीक उतनी ही पीछे बनेगा जितना कि समतल दर्पण के सामने वस्तु होती है। ओके, आज हम यहाँ पर उसके आगे बात करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की संख्या। मतलब अगर दो समतल दर्पण है, किसी कोण पर झुके हुए हैं, रखे हुए हैं, और उनके बीच में कोई बिंदु वस्तु है, तो उस बिंदु वस्तु की वो दर्पणों से कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उन प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूले देखेंगे। ओके, और फिर इसकी कुछ व्याख्या भी रहेगी जो किरण आरेख से और इससे, तो उसको हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए आवश्यक सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेंगे, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने दो समतल दर्पण मान लिए यहाँ पर, ठीक है, जो किसी भी कोण पर झुके हो सकते हैं। हम उदाहरण के लिए अभी इस तरह से ऐसे मानकर चले कि ये 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ओके, ऐसे रखे हुए हैं। अब इनके सामने, ठीक है, कोई वस्तु रखी है। ठीक है, इस वस्तु की बिंदु ए से दूरी हम दर्पण M1 से दूरी हमने A बता दी, और दर्पण M2 से दूरी हमने A ले ली। ओके, अब यहाँ पर हमें पता है कि दर्पण M1 भी इसका प्रतिबिंब बनाएगा, है ना। तो कहाँ बनाएगा, ठीक है, तो ये इस तरह से, मतलब जितना दूरी दर्पण के सामने वस्तु होगी उतनी ही दूरी पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये A दूरी वो दर्पण से पीछे बनेगा ना। ये किसके थ्रू बनने वाली इमेज है, M1 के थ्रू पहली इमेज है। ओके, फिर इसी तरह इस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, कौन भी बनाएगा, M2 कितना कहाँ बनाएगा, तो हमने कहा कि कितना वस्तु उसके सामने तो आगे है ना। A दूरी वस्तु सामने है तो प्रतिबिंब भी A दूरी पीछे बनेगा। ये M2 से बनने वाला पहला प्रतिबिंब। ओके, अब यहाँ पर, ठीक है, इन दर्पणों से निरंतर परावर्तन होता रहेगा, और इस परावर्तन के कारण वो उसकी और इमेजेस बनाते जाएंगे, है ना। तो जैसे अब दर्पण M1 की जो पहली प्रतिबिंब है वो अब M2 के लिए वस्तु का कार्य करेगी। तो M2 के लिए क्या होगी, वस्तु कितनी दूरी पर है उसके सामने, A दूरी पर, तो फिर ये उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, M2 उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे ही बनाएगा, A दूरी पीछे बनाएगा, है ना। अब इसी तरह से ये किसके कारण बनी है प्रतिबिंब, M2 का दूसरा प्रतिबिंब। ओके, फिर इसी तरह M2 का जो पहला प्रतिबिंब है, M2 का पहला प्रतिबिंब M1 के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु। ओके, तो फिर M1 ये वाले प्रतिबिंब का जो इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है उसका एक और प्रतिबिंब बनाएगा। कहाँ बनाएगा, कितनी पीछे, तो M1 से ये वस्तु कितने आगे है, A दूरी आगे है, तो ये उसकी प्रतिबिंब A दूरी पीछे बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर, ठीक है, हालांकि इसकी व्याख्या हम किरण आरेख से और आगे समझेंगे, अभी सिर्फ है ना जनरली देखें हम। ओके, तो हमने यहाँ पर ये वस्तु मान ली। अब यहाँ वस्तु की दूरी पर ध्यान दें, दर्पण के कटान बिंदु से, दर्पण का ये कटान बिंदु है, दोनों दर्पण यहाँ मिल रहे हैं, तो इस बिंदु से दर्पण वस्तु की दूरी कितनी मान ली हमने, x। ओके, ये दूरी A है, ये दूरी A है, ये मान ली x। इसी तरह अब ये दूरी A हो गई, ये हो गई, तो फिर ये भी कितनी होगी, x होगी। ये दूरी भी कितनी होगी, x, ये दूरी भी कितनी होगी, x, है ना। मतलब क्या निश्चय निकला हमारे पास कि जितने भी प्रतिबिंब बने, 3 प्रतिबिंब बने हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 प्रतिबिंब बने हैं, ठीक है, तो इन तीनों प्रतिबिंब, ठीक है, इन तीनों प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पणों के कटान बिंदु से समान है। ओके, ऐसे इधर से हम उसको अलग से समझ लें, जैसे दर्पणों का ये
कटान बिंदु है, तो ये तो होगी वस्तु की दूरी, ठीक है, ये वस्तु की दूरी होगी, ओके, ये वस्तु, ओके। अब जो प्रतिबिंब बना है, अगला प्रतिबिंब, इसकी दूरी भी कितनी है यहाँ पर x, है ना। फिर अगला जो प्रतिबिंब बना है, इसकी दूरी भी कितनी है यहाँ पर x है, इस प्रतिबिंब की दूरी भी x है, मतलब सभी की दूरी कितनी है x है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सभी दर्पणों की, सभी प्रतिबिंबों की दर्पण के कटान बिंदु से दूरी कैसी है, एक समान है। तो जब इस बिंदु से सभी की दूरी एक समान है तो क्या वो एक वृत्त पर स्थित होंगे? हाँ, सभी प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होंगे? एक वृत्त की परिधि पर, है ना, क्योंकि सभी की दूरियां समान है और सभी की दूरियां एक निश्चित बिंदु O से समान है, तो इसका मतलब वो जो जहां पर होंगे वो वहां से क्या होकर गुजरा होगा, वृत्त पर होंगे, वृत्त होकर गुजरेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस तरह से, ओके। मतलब क्या निष्कर्ष निकला हमारे पास यहाँ पर कि अगर दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हैं और उनके बीच में कोई वस्तु स्थित है, तो उस वस्तु के वो असंख्य प्रतिबिंब बनाएंगे, बहुत सारे प्रतिबिंब बनाएंगे। वो निर्भर करेगा उन दोनों के बीच के कोण पर निर्भर करेगा, है ना, दर्पणों के बीच। अब वो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि वो सारे प्रतिबिंब एक वृत्त की परिधि पर ही बनेंगे, मतलब ऐसी वृत्ताकार आकृति में ही बनेंगे। और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो उस वृत्त की त्रिज्या वस्तु और दर्पणों का जो कटान बिंदु है उनकी, उसकी बीच की दूरी के बराबर। ये दर्पण का कटान बिंदु, ये वस्तु और इनके बीच की दूरी के बराबर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर ही सारे प्रतिबिंब स्थित होते हैं, है ना। और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस चित्र में हमने क्या देखा था कि ये दोनों के पहले प्रतिबिंब है M1 और M2 से बनने वाला। फिर M1 भी अपना दूसरा प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है इस बिंदु पर, M2 भी अपना दूसरा प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है ना। तो ये दोनों प्रतिबिंब ओवरलैप हो रहे हैं, अतिव्याप्त हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हम क्या मानेंगे कि कौन सा प्रतिबिंब है? अंतिम प्रतिबिंब है, दोनों के द्वारा बना हुआ। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब है। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दोनों दर्पणों के कटान बिंदु या मिलान बिंदु के ठीक पीछे, मतलब वस्तु उसके ठीक सामने है और प्रतिबिंब उसके ठीक पीछे, अंतिम प्रतिबिंब, है ना। तो इस बात से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि दो समतल दर्पणों के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं, किसी वस्तु को, तो वो वस्तु दर्पण वस्तु के असंख्य प्रतिबिंब बनाते हैं और वो सभी प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? एक वृत्त की परिधि पर बनेंगे। और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? उस वृत्त की त्रिज्या दर्पणों के कटान बिंदु और वस्तु के बीच की दूरी के बराबर होगी। और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अंतिम प्रतिबिंब दर्पणों के कटान बिंदु के ठीक पीछे बने, मतलब प्रतिबिंब बनते हुए आएंगे, जितने भी बनना होंगे, है ना, 5, 10, 100 जितने भी प्रतिबिंब बनना होंगे बनते हुए आएंगे और लास्ट प्रतिबिंब हमेशा वहीं पर बनेगा, कटान बिंदु के ठीक पीछे बनेगा। ओके, तो ये तो हुआ जो कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं। अब बात आती है कि प्रतिबिंब कितने बनते हैं, है ना। तो प्रतिबिंब कितने बनते हैं उसके लिए अब हम कुछ सूत्रों का उपयोग करेंगे, है ना। आज हम इसे सूत्र विधि से देखेंगे, समझेंगे, संख्या निकालना। फिर नेक्स्ट जो है अगले इसमें हम उसको किरण आरेख से और कुछ उसकी ट्रिक्स होती उसके आधार पर संख्या निकालना हम सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या मान लिया हमने कि दो दर्पण है, उन दर्पणों के बीच का कोण थीटा है। ओके, अब थीटा है, ओके, तो फिर दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसकी कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, क्या मान लिया हमने कि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा है और उनके बीच में कोई वस्तु सममित या असममित रूप से रखी है ना। सममित रूप से या असममित रूप से मतलब क्या, ऐसे समझ सकते हो, है ना। सममिति होने का मतलब कि जैसे ये दो कोई क्या है, दर्पण है और इन दर्पण के बीच में कोई वस्तु, तो अगर ये वस्तु ठीक है, क्या मान लिया हमने दर्पण M1 और M2 से थीटा 1 और थीटा 2 कोण बना रही, तो अगर थीटा 1 और थीटा 2
दोनों कैसे हुए, समान हुए, तो हम कैसा मानेंगे इसको, सममित, है ना, मतलब वस्तु सममित रूप से रखी हुई है, ठीक है। और अगर θ1 और θ2 समान नहीं होते तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि वस्तु कैसे रखी है, असममित रूप से रखी हुई है। ओके, तो ये था सममित और असममित का मतलब, है ना, मतलब दोनों दर्पणों से समान कोण बनाते हुए रखी है तो सममिति रूप से रखी कहेंगे, और अगर असमान कोण बनाते हुए रखी हुई तो हम असममित कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे उदाहरण के लिए एक हम संख्या ले लें, तो जैसे ये वाला है ना, कि एक वस्तु रखी है, पहले दर्पण से 30 अंश का कोण बना रही, दूसरे से भी 30 अंश का, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वस्तु कैसे रखी है, सममित रूप से रखी है ना। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि इधर से 20 अंश का कोण बनाते रखिए, इधर से 40 अंश का, मतलब दोनों तरह दोनों दर्पणों से कोण अलग अलग है, ओके, ये वस्तु का, तो फिर ये इसको हम क्या कहेंगे, असममित रूप से रखे होना। ओके, तो ये हुआ सममित और असममित का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे सूत्र हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या चेक करना होता है, सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि 360 डिवाइडेड बाय थीटा का मान सम है या विषम है, उसके आधार पर हम सूत्रों का उपयोग करते हैं, है ना। तो अगर 360 डिवाइडेड बाय थीटा सम हो तब प्रतिबिंबों की संख्या, है ना, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, जिसको हम n से दर्शा रहे हैं, n होगा 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। ओके, मतलब सममित रूप से रखा हो तो हम ये सममित या असममित रूप से रखा हो, दोनों ही केस में ये सूत्र उपयोग में लाया जाएगा, है ना। अगर 360 डिवाइडेड बाय थीटा का मान सम हो तो, है ना। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे यदि यदि थीटा बराबर कितना मान लिया हमने 60, ओके 60, और दर्पण वस्तु सममित या असममित हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। 60 जैसे उदाहरण के लिए ये हमारे दो दर्पण है ना, इनके बीच का कुल कोण कितना है 60, और वस्तु इनके बीच में रखिए ऐसे, ओके। तो फिर यहाँ पर, है ना, ये कितने प्रतिबिंब इसके बनेंगे, तो इसके लिए ये सूत्र है हमारे पास। सबसे पहले हम चेक करेंगे, यदि 360 डिवाइडेड बाय थीटा, है ना, मतलब 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना आता है, तो ये आएगा 6, ओके। और 6 आया है तो 6 हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है ना। तो सम संख्या है तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो हमारे पास सूत्र लिखा है ऊपर, ओके, प्रतिबिंब की संख्या, ओके, प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी n 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, ओके। 360 डिवाइडेड बाय थीटा एक बार निकाल कर देख ले, 360 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 1, है ना, मतलब n इज इक्वल टू 360, ये कितना हो जाएगा, ऊपर निकाल ही चुके हैं हम 6 माइनस 1, ठीक है। तो n कितनी इमेज बनेगी 5, है ना। मतलब अगर दो दर्पण 60 अंश के कोण पर रखे हो और वस्तु उसके बीच में हो, सममित हो या असममित हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 5 प्रतिबिंब वो बनाएगा, ओके। एक और एग्जांपल से ले लें, यदि थीटा बराबर, ठीक है, 90 हो, है ना, थीटा 90 हो, जैसे इस तरह से ये दो दर्पण हैं, 90 अंश के कोण पर रखे हैं, ओके, और इनके बीच में कोई वस्तु कहीं पर रखी है, यहाँ पे, है ना, सममित या असममित रूप से कैसी भी रखी हो, तो इस केस में, है ना, वही हम चेक करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 90, तो ये कितना आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय थीटा 360 डिवाइडेड बाय 90, ये आएगा 4, है ना। और ये भी कैसी संख्या है, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। तो फिर यहाँ पर तब प्रतिबिंब की संख्या, ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो गई,
n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, और हम निकाल चुके हैं उसको 4 माइनस 1 एज इक्वल टू 3, है ना। मतलब ये 3 प्रतिबिंब बनेंगे अगर दो दर्पण 90 अंश के कोण पर रखे हैं, उनके बीच में कोई वस्तु है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला केस कि अगर 360 डिवाइडेड बाय थीटा कितना हो 90 हो, सम हो तब, है ना। अब दूसरा केस, यदि 360 डिवाइडेड बाय थीटा विषम हो, ओके, तो विषम होने पर दो केस अलग अलग अप्लाई होंगे, ठीक है। वो मतलब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी वो निर्भर करेगा इस बार कि वस्तु सममित रखी है या असममित रखी हुई है, ठीक है। तो पहला केस, यदि 360 डिवाइडेड बाय थीटा विषम है और वस्तु कैसी रखी है, सममित रूप से रखी है, ओके। तो सममित रूप से रखी है तब प्रतिबिंब की संख्या, है ना, प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 डिवाइडेड बाय थीटा सिर्फ इतनी होगी, है ना, इस केस में, ओके। फिर नेक्स्ट दूसरा केस, इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। यदि 360 डिवाइडेड बाय थीटा विषम हो, ओके, तथा वस्तु, ठीक है, दर्पणों के मध्य असममित रूप से स्थित है, ओके। तब सॉरी, ये वाले में तो कितना आएगा 360 माइनस 1, है ना, ये वाले में इतनी ये सूत्र आएगा, तब प्रतिबिंब की संख्या, है ना। तो प्रतिबिंब की संख्या n कितनी हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय थीटा, ओके। मतलब अगर 360 डिवाइडेड बाय थीटा विषम हो और सममिति वाला केस हो, तो सममिति वाले केस में दर्पणों की प्रतिबिंब की संख्या इतनी होगी और असममिति वाले केस में इतनी होगी। मतलब सममिति वाले केस में एक प्रतिबिंब कम बनता है, ओके। अब इसका कुछ एग्जांपल ले लें हम यहाँ, ठीक है। उदाहरण के लिए, यदि थीटा बराबर 120 ले लें, ओके। थीटा 120 मतलब ऐसा मान लें हम 120 तथा, है ना, वस्तु, चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं 120 और कैसा रखा हो सममित रूप से, है ना। समझ जाना यहाँ पे कि सममित रूप से अगर वस्तु रखी हो तब, ओके। सममित रूप से मतलब जैसे ये हमारा दर्पण है M1 M2, इनके बीच का कोण 120 है टोटल, है ना, 120, और ये वस्तु कैसे रखी है सममित रूप से। सममित रूप से मतलब इससे 60 और इससे 60 का कोण बनाते हुए, ठीक है। तो इस केस में, ठीक, तो प्रतिबिंब की संख्या, है ना, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी उसके लिए पहले हम इसको चेक करेंगे। इसका मान सम है, विषम 360 बाय थीटा का मान सम है या विषम, ओके। तो यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय थीटा, इसको हम लिख देते हैं 360 डिवाइडेड बाय 120, इसका मान आएगा 3, है ना, और तो 3, और ये उसका कौन सा मान आया है, विषम आया है, विषम है, और विषम है और प्रतिबिंब कैसा रखा है, वस्तु कैसी रखी है, सममित रूप से रखी। तो विषम और सममित, विषम है और सममित रूप से रखी है ना। तब प्रतिबिंब की संख्या, है ना, n लिख देता हूँ, n 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1 से, मतलब कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, n इज इक्वल टू 2, मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे वहां पे, 2 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। ये सममित रूप से, असममित रूप से, सॉरी, सममित वाले केस में ना। अब दूसरा इसी केस को, यदि थीटा इज इक्वल टू 120
और वस्तु कैसी रखी हो, असममित रूप से रखी हो। ओके, असममित रूप से मतलब ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, कि वस्तु इधर से, ठीक है, 80 का कोण बनाते हुए इधर से 40 का कोण बनाते हुए रखी हुई है, इस तरह से। ओके, कोई भी कोण हो सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर फिर से हम चेक करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय थीटा कितना होगा, ये 360 डिवाइडेड बाय 120, 3, और कैसा आया है, विषम। विषम है और असममित रूप से, विषम है और असममित रूप से, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ जाएगी, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, मतलब 360 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है, n इज इक्वल टू 3, है ना। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे वहां पे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो ये वो जो हमारे पास प्रतिबिंबों का बनना, उसकी विशेषता है, ठीक है। अब एक और केस ले हम, है ना, इसके आगे यहां से देख लेना, ठीक है। उसका तीसरा एग्जांपल हम बोल दे, यदि दर्पण परस्पर समांतर रखे हो, है ना, दर्पण परस्पर समांतर स्थित हो। ओके, तो समांतर हो तो थीटा ये ऐसे, ठीक, तो थीटा बराबर कितना, समांतर दर्पणों के बीच का कोण 0 हो जाएगा, और तब 360 डिवाइडेड बाय थीटा, है ना, 360 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट अनंत। ओके, तो प्रतिबिंबों की संख्या भी कितनी बनेगी, है ना। अब बात यह आती है कि वस्तु सममित रखी या असममित रखी, ओके, या सम है या विषम। तो अनंत है भी तो सम और विषम से क्या फर्क पड़ने वाला है, एक संख्या कम या ज्यादा होगी। ओके, तो फिर प्रतिबिंब की संख्या अनंत में से एक कम होगी या एक ज्यादा होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अनंत मतलब अज्ञात है, बहुत ज्यादा है, तो प्रतिबिंब की संख्या भी कितनी होगी, अनंत होगी। ओके, तो ये रहे उसके एग्जाम्पल, ठीक है। और ठीक इतना नोट कर लीजिए, फिर एक केस हम और देखते हैं। ओके, तो अब इसका एक केस और, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी जो हमने जो कोण लिए हैं यहाँ पर, है ना, तो हमने कोणों के मान ऐसे लिए हैं कि हमको 360 डिवाइडेड बाय थीटा इसका मान, है ना, कोई एक पूर्णांक संख्या आ रही थी, 6 आ रहा था, कभी 4 आ रहा था ऐसे, लेकिन हो सकता है कि इसका मान, कोण का मान कोई भी हो सकता है। तो कोण का मान ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई पूर्ण संख्या ना हो, जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको चौथा एग्जांपल मान लें, है ना। यदि थीटा इज इक्वल टू 50, ओके, तो 50 है, तब मतलब दो दर्पणों के बीच का कोण 50 है ऐसे, है ना। अब इस केस में क्या होगा कि 360 डिवाइडेड बाय 50, इसका मान कितना आएगा, 7.2। अब इसका मान, है ना, 7.2 आ रहा है, तो अगर प्रतिबिंब की संख्या हमने कहा तब, है ना, प्रतिबिंब की संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या n अगर कितनी हो, 360 डिवाइडेड बाय थीटा इतनी हो, मतलब 360 डिवाइडेड बाय 50, मतलब n इज इक्वल टू 7.2 आ जाए। अब 7.2 से क्या मतलब, है ना, मतलब प्रतिबिंब क्या हम ऐसा लेंगे कि 7.2 प्रतिबिंब बनेगी, ऐसा नहीं। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम पूर्णांक मान लेंगे, मतलब यहाँ हम इसको 7.2 ना लेते हुए क्या बोल देंगे, 7। ओके, मतलब प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। मतलब अगर कोई कोण का मान ऐसा आ जाए
कोण का मान ऐसा आ जाए यहाँ पर कि हमारे पास संख्या n का मान जो है वो दशमलव में बच जाए, फ्रैक्शन में बच जाए, तो फिर हम फ्रैक्शन नहीं, वहाँ पर उनकी संख्या को कौन सी संख्या कंसीडर कर लेंगे, पूर्णांक संख्या, है ना। जैसे 6.2 हो तो 6, 6.5 हो तो 6, 7.2 हो तो 7। ओके, तो ये रहा हमारा प्रतिबिंब दर्पण, दो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उनकी संख्या, है ना, कैसे हम ज्ञात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मतलब इसमें से हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, है ना। वो ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं ऐसे कि यदि दो समतल दर्पण परस्पर 90 डिग्री के कोण पर रखे हो, 90 अंश पर रखे हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, है ना। तो हम या तो ये सूत्र याद रख ले या डायरेक्ट याद रख ले। अगर 90 डिग्री पे रखे हो तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 3। फिर इसी तरह एक ऑब्जेक्टिव और बन जाता है कि अगर दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी है, मतलब दर्पण समांतर रखे हो, तो कितने प्रतिबिंब बने। समांतर रखे तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी आएगी, अनंत आएगी, है ना। तो मुख्यतः इन पर ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं थीटा 90 वाला और थीटा और कोण के साथ, मतलब कि दर्पण परस्पर लंबवत रखे हो तो कितने, और दर्पण समांतर रखे हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। और अगर बीच का कोई कोण आता है तो फिर हमारे पास ये सूत्र है, इन सूत्र की सहायता से हम प्रतिबिंबों की संख्या की गणना कर सकते हैं।